नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। और प्रत्येक दिन क्या करते हैं, हम लोग 5 टॉपिक लाते हैं, पांचों टॉपिक से 5 प्रश्न बनाते हैं, फिर मिलकर के समाधान करते हैं। एक प्रश्न मैं आपके लिए दिया करता हूं जिसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देते हैं और मैं देख रहा हूं कि लगातार आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो लगातार इस प्रक्रिया को जारी रखिए ताकि आपकी तैयारी और धारदार हो सके। आज एपिसोड नंबर 23 तक हम पहुंच चुके हैं। अब यहां पर सीधे चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पूछा गया है कौन से कथन सही हैं। कौन से, ये देखना है 2 कथन में से। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश हुआ, लेकिन हम लोग जानते हैं उससे ठीक एक दिन पहले जो है इकोनॉमी सर्वे आता है, आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। देखिए, बजट और सर्वेक्षण में एक व्यवहारिक फर्क होता है। बजट जो है अगले 1 साल में किस तरह से काम चलेगा, कहां पर कितना फंड चाहिए, उसका एक तरह से समझिए अनुमान होता है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण पिछले 1 वर्ष में क्या कामकाज हुआ है उसको पूरी तरह से एनालिसिस करके आपको दिया जाता है। ठीक है, ताकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को अर्थशास्त्री और इस विषय में रुचि रखने वाले जो भी अध्ययन करने वाले लोग हैं वह समझ सके। दोनों मामला समझ गए। अब यहां पर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है दरअसल वह आर्थिक सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए कहा गया है ना, 2024-25 के संदर्भ में। और यहां पर देखिए पहला क्या कहा गया है, भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की गई है, जीडीपी की बात की गई है। यहां पर वित्त वर्ष देखना है सबसे पहले, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को लेकर के चर्चा किया गया और कहा गया है कि 6.4% रहने का अनुमान है सबसे पहले। और ये किसके थ्रू देखना है हमें, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को रेफरेंस में रखते हुए, ये ध्यान रखना है। दूसरा स्टेटमेंट है वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि जो है 6.3 से 6.8 के बीच रहने का अनुमान है। ये 2 कथन पर यहां पर चर्चा की गई है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो पेश किया गया है उसके अनुसार ये कहा गया है कि भारत का जो वास्तविक यानी कि रियल जीडीपी जिसको हम चर्चा में कहते हैं उसकी अगर वृद्धि की बात करें और वित्त वर्ष जो यहाँ कहा गया है, अगर 2024-25 को आधार बनाते हैं, वित्त वर्ष देखते हैं इसका, तो कहा गया है कि ये 6.4% रहने का अनुमान है। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वह सही हो गया। अब एक चीज हमसे और पूछा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में यहां पर भी देखिएगा तो रियल जीडीपी वृद्धि की बात की गई है। इसमें यह कहा गया है कि क्या यह 6.3 से 6.8 के बीच रहने वाला है, तो यह बातें भी यहां पर सही नजर आता है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट देखेंगे तो यह सही है। पूछा गया है कौन से कथन सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है और सी विकल्प ऐसा कह रहा है कि 1 और 2 दोनों सही है, तो हमें सी विकल्प के साथ चलना है। देखिए, यहां पर जो फैक्ट है उसको आपको देखना ही होगा। जब भी बजट या सर्वे की बात करेंगे तो उसमें फैक्ट होते हैं, उससे आप भाग नहीं सकते। और पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी फैक्ट पूछ रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम पीसीएस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं तो इसको छोड़ देते हैं, छोड़ नहीं सकते आप। ठीक है, दूसरी बात एक बार समझ लीजिए कि जो मुद्दा है उसको तो समझना ही है, लेकिन सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए प्रश्न का, उसको सही से समझने चलती है, वह भी आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अब चलिए, बजट दस्तावेजों के संदर्भ में कुछ बातें कही गई है और आपसे कहा गया है इन चीजों पर विचार कीजिए। क्या कहा गया है, बजट दस्तावेज, बजट के साथ उपर्युक्त में से कितने दस्तावेज, नंबर पूछा गया है, कितने दस्तावेज संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि नए पैटर्न का प्रश्न आता है कितने वाला, वो है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अनुदान की मांग की बात की गई है, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या अनुदान की मांग इसमें आता है बजट दस्तावेज में। वित्त विधेयक को बात किया गया है, वित्त विधेयक ना पॉलिटी के हिसाब से थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लगातार इसको लेकर के बातें की जाती है, ये पढ़ना है आपको। माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति एवं रणनीतिक वक्तव्य, तो ये 4 चीजें हैं और आपको ये देखना है कि बजट दस्तावेज के संदर्भ में क्या ये सारे चीजें जो है दस्तावेज संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं या कि नहीं। इस विषय पर सबसे पहले देखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में किस चीज की चर्चा है, वहां से हमें चीजें समझ में आने लग जाएगा। देखिए, यहां पर जो बातें की गई है अनुदान की मांग, उससे पहले एक चीज समझिए कि हमारा जो संविधान है ना, दरअसल हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया, कहीं भी नहीं, पूरे संविधान में नहीं। आप कहेंगे फिर हम लोग हमेशा बजट ही क्यों बोलते हैं,
सरकार आधिकारिक तौर पे संसद में बजट बोलती है ना। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये व्यवहार में आ गया है, ठीक है। लेकिन संवैधानिक रूप से कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, लिख लीजिए अगर लिखना हो तो, वार्षिक वित्तीय विवरण। और संविधान की अगर चर्चा करेंगे तो अनुच्छेद 112 में इसकी बात की गई है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया। और इसी को हम पॉपुलर भाषा में, बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बजट कहते हैं, ठीक है। एक चीज तो समझ में आ गया, यानी कि 112 से हम मान चलते हैं इसकी शुरुआत है। अब यहां पर अनुदान की मांग की गई है। अनुदान की मांग की अगर चर्चा करेंगे ना संविधान में, मैंने कहा था हम लोग आर्टिकल देखेंगे वहां से समझ में आएगा। तो ये आर्टिकल 113 में इसकी चर्चा की गई है, यानी कि यह जो है दस्तावेज ये संसद में प्रस्तुत होता है। फिर मैंने आपसे कहा था वित्त विधेयक को तो अलग से पढ़िए, क्योंकि वित्त विधेयक बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। और ये जो है लगातार प्रश्न में पूछा जाता है यूपीएससी में, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आर्टिकल 110 यही एक बार पूछ भी दिया था प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट में, तो ध्यान रखिएगा यह भी दस्तावेज के रूप में आता है। यहां पर फिर है माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। देखिए, यानी कि इसको जो कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, क्या यह भी जो है बजट दस्तावेज के साथ संसद में प्रस्तुत होता है? जवाब है कि हाँ, यह भी प्रस्तुत किया जाता है। और फिर है मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति और रणनीतिक वक्तव्य, तो यह भी जो है बजट दस्तावेज के साथ जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है, यह भी यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है चारों के चारों जो है बजट दस्तावेज में जो शामिल है वह संसद में पेश किए जाते हैं। इसीलिए यहां पर सभी चार डी के साथ जाना पड़ेगा। कितने आपसे पूछा गया था ये ध्यान रखना हो, ठीक है। इस प्रश्न को सही से समझ गए? फिर से कह रहा हूं, वित्त विधेयक सही से तैयार कर लीजिएगा, प्रश्न आने की संभावना रहेगा। तीसरा प्रश्न भी हम बजट से ही लेते हैं, अभी बजट आया है इसी पे थोड़ा जोर देते हैं। बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही है और कितने कथन, नंबर पूछा गया है आपसे, ये ध्यान रखना है। क्या कहता है? यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत लगातार 8वां बजट है। देखिए, ये देश की पहली ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं जो लगातार 8 बजट पेश की हैं। इससे पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं जो इनसे अधिक बजट पेश किए हैं, पर लगातार नहीं। ये लगातार 8 बजट पेश करने वाली देश की पहली फाइनेंस मिनिस्टर रही है। स्टेटमेंट सही है। इस वर्ष के बजट का कुल आकार है ना जो हमारा, अच्छा इनमें एक ध्यान देखिएगा, ये 8 जो बजट है ना, इसमें जो है 6 पूर्णकालीन बजट है और फिर कहेंगे 2 क्या, तो 2 अंतरिम बजट होता है ना। जब सरकार चुनावी वर्ष में होती है तो अंतरिम बजट पेश किया जाता है। जैसे कि 2024 में अगर आपको ध्यान हो तो 18वीं लोकसभा का चुनाव होना था, है ना, अप्रैल वगैरह में। तो उस वक्त जो फरवरी में 2024 में जो बजट पेश हुआ उसको अंतरिम बजट कहा गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि सरकार जब तक है तब तक के लिए, कामकाज के लिए इसको चला ले। मामला समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 8वां बजट। तो 6 पूर्णकालीन अगर स्टेटमेंट में आ जाए और 2 जो है अंतरिम बजट है, ये ध्यान रखना है। अब चलिए अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। इस वर्ष के बजट का कुल आकार पूछा गया है आपसे कि क्या 50.65 लाख करोड़ रुपए का है? सही जवाब है। इस फैक्ट को नोट करके रखिएगा, है ना, ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की आवश्यकता है नहीं, ये आपको जानना चाहिए। अब राजकोषीय घाटा की बात की गई है। तो राजकोषीय घाटा कहा गया है, आप जानते हैं जीडीपी के परसेंटेज के रूप में हम लोग रखते हैं। तो राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का 5.4% रहने का अनुमान है। ये गलत फैक्ट है ना। क्योंकि आपको ध्यान होगा तो ये बताया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि यह जो अनुमान है वह 4.4% का रहने वाला है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है, ना कि 5.4। तो एक स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया, तीसरा और पहला दूसरा सही हो गया। कितने पूछा गया था? 2, तो बी विकल्प के साथ आप चलेंगे, केवल 2 स्टेटमेंट जो है वो सही है, बी विकल्प सही जवाब हो गया। ओके, आगे बढ़ जाए। बजट के जो ये तीनों प्रश्न मैंने आपको कराया है, एक सर्वे से कराया था 2 बजट का, इस तीनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैंने प्रश्न सॉल्व करते हुए आपको बहुत सारी बातें अपने तरफ से जो बताया है उस पर भी गौर कीजिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न आने की ज्यादा संभावना रहेगा, ठीक है। हल्के में नहीं लेना है, सभी पर 5 स्टार लगा देना है। अब चलते हैं चौथे पर, ठीक है। रामसर सूची, ये जो रामसर सूची को चर्चा में लाया गया ना, ये लगातार चर्चा में ही है, तो इसको 5 स्टार लगाइए इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब जरा रामसर सूची की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में रामसर सूची में शामिल आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पेड़ है उस पर आपको विचार करना है और सही ढूंढना है, सुमेलित, और पूछा गया है कितने। देखिए, जब भी इसको देखा करें तो पहले यहां देखिए, ये बाद में
देख लीजिए कमांड क्या है, उसके हिसाब से आपका दिमाग चलेगा। आप पढ़ेंगे तो ढूंढेंगे कि पूछा क्या गया था, फिर ढूंढ पाएंगे। ये सही तरीका है। अब देखिए क्या है, यहां पर आर्द्र भूमि लिखा हुआ है और अवस्थिति, यानी कि ये आर्द्र भूमि जो है क्या इन इन राज्यों में है, ये बस आपसे पूछा गया है ना। तो सक्करा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, क्या यह तमिलनाडु में है? जवाब है सही, ये तमिलनाडु में ही स्थित है। एक तो हमें मिल गया। फिर है थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य, क्या यह केरल में है? गलत जवाब जो है यह केरल में नहीं है, बल्कि ये कहां पर है? यह भी तमिलनाडु में ही है। तो एक तो गलत हो गया यहां पर। फिर है खेचे ओ पलड़ी वेटलैंड, क्या यह सिक्किम में है? बिल्कुल सही जवाब है, यह सिक्किम में ही है, तो यह भी सही हुआ। और उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य झारखंड, बिल्कुल सही है, झारखंड में ही है। तो कुल मिलाकर के ये 3 सही हुआ और एक गलत हो गया। फिर से बता देता हूं, 5 स्टार लगाया इसको। फैक्ट है केवल, लेकिन यही आपके लिए कारगर है। रामसर सूची क्या होता है? एक स्टेटमेंट इसका ध्यान लेना है आपको, जानते हैं आप, पहले से पढ़ रखे हैं। तो कितने युग्म है सही? 3 हो गए। तो 3 सी में है ना, केवल 3। ठीक है, तो सही जवाब सी हो गया। अब चौथे के बाद 5वें पर चले। हाल ही में खबरों में रहा रुबाया कोल्टन खनन क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? क्या है? रुबाया कोल्टन खनन क्षेत्र। ठीक है, इसको जरा 4 स्टार लगाइए। चर्चा में रहा है अखबारों में, और यूपीएससी की प्रवृत्ति रहा है कि जो भी चर्चा में अधिक रहता है यूपीएससी वहां से प्रश्न बनाते रहा है। अब देखिए यहां से पूछा क्या गया है, रुबाया कोल्टन खनन क्षेत्र को लेकर के किस जगह पे है? यहां पर जो दिख रहा है आपको, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये इस जगह पर है। देखिए संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1 साल से ज्यादा समय से M23 ध्यान रखिएगा, एक गुट है जिसका नाम है M23। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कहना है इसके अनुसार कि 1 साल से ज्यादा समय से M23 गुट है, उसने रुबाया के कोल्टन खनन क्षेत्र पर क्या कर लिया है? नियंत्रण कर लिया है। यानी कि ये गुट जो है इस पर नियंत्रण कर लिया है, इसीलिए यह चर्चा में रहा है। यहां से प्रश्न आ सकता है, और ये 1 साल से हो गया, नियंत्रण खत्म नहीं हुआ। अब यह प्रश्न आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से दास व्यवस्था को समाप्त करने की व्यवस्था की गई? 4 विकल्प दिख रहा होगा, 4 में से कोई एक सही होगा। जो भी आपको सही लगता है उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आज के लेक्चर में हमने सर्वे भी देखा, बजट भी देखा, रामसर सूची भी देख लिया, खनन क्षेत्र भी देख लिया। तो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक था, सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। लगातार जुड़े रहिए, अपने दोस्तों तक, साथियों तक लेक्चर को शेयर करते रहिए, ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सके। जब तक आपका प्रारंभिक परीक्षा हो नहीं जाता है तब तक हम इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।